हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट वॉइस। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है शुभंकर मिश्रा जी का, जिन्होंने आयतुल्ला अली खुमेनी, आपने देखा ही होगा कि न्यूज़ में अब चल रहा है कि फिर से ईरान और अमेरिका का, इजराइल का वॉर फिर से शुरू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप चंचा जो कि हर दिन एक नया बयान देते हैं, मात्रा में लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं। और क्या है पूरा मामला और क्या कुछ हो रहा है वो हम इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। एक ताबूत, 5 शहर, 2 देश और रास्ते में गिरते हुए बम। इतिहास में जनाजे बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा जनाजा शायद पहली बार हो रहा है, क्योंकि जिस रात ये ताबूत ईरान की सरहद को पार करके इराक के शहर नजफ पहुंचा, ठीक उसी रात अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर दिया। एक तरफ लाखों लोग मातम में सीना पीट रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं के देश के बंदरगाहों पर धमाके गूंज रहे थे, जैसे जनाजे के चिरागों की रोशनी में बमों की आग भी जल रही थी। ये ताबूत जो लाल कपड़े में लिपटा है, जिसे आप देख रहे हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का है। वही खामनेई जिन्होंने 37 सालों तक ईरान पर राज किया, जो अमेरिका को शैतान कहा करते थे और जिनकी मौत अमेरिका के ही बम से हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौत को 4 महीने बीत गए, लेकिन आज तक खामनेई दफन नहीं हुए। अब इस ताबूत पर लोगों ने लाल कपड़ा चढ़ाया है, और शिया परंपरा को समझने वाले जानते हैं कि लाल रंग का सिर्फ एक मतलब होता है, वो होता है खून का बदला खून से। कपड़ा चढ़ने के 24 घंटे के अंदर समंदर में 3 जहाज जल उठ जाते हैं। कुवैत, बहरीन पर मिसाइलें गिर जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि ईरान से सीजफायर खत्म हो चुका है। To me, I think it's over. यानी एक रात 2 घटनाएं, एक तरफ ताबूत का इराक में उतरना और दूसरी तरफ सीजफायर का उसी वक्त दम तोड़ देना। दुनिया इन्हें 2 अलग अलग खबरें समझ रही है, लेकिन सच ये है कि ये एक कहानी के 2 सिरे हैं। और इसीलिए आज इस कहानी में 2 बड़े सवाल। पहला, खामनेई का ताबूत आखिर इराक क्यों ले जाया गया? क्योंकि इराक वो देश है जिससे ईरान ने कभी 8 साल की खूनी जंग लड़ी थी। शिया देश होने के बावजूद 2 मुल्कों में कभी पटती नहीं थी। ऐसे में दुश्मन मुल्क में खामनेई का जनाजा क्यों पहुंचा? और दूसरा, जब ईरान से खामनेई का जनाजा इराक पहुंचा तो उसी वक्त अमेरिका ने सीजफायर खत्म क्यों कर दिया? क्या यह महज इत्तफाक है या यह कोई संदेश है? क्या मायने हैं इसके? यकीन मानिए, जवाब जितना धर्म में छिपा है उतना ही सियासत में, और इसीलिए आज इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर मिश्रा, और आज की कहानी देखने में तो एक जनाजे की खबर लगती है, लेकिन इसकी परतों में धर्म, राजनीति, तेल और एक नई जंग सब कुछ छिपा है। ओपनिंग में हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे कि ताबूत इराक क्यों और सीजफायर खत्म क्यों। इन 2 सवालों तक पहुंचने के लिए हमें कुछ परतें खोलनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर खामनेई का जनाजा 4 महीने से क्यों रुका है, क्यों 4 महीने बाद वो दफन हो रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि इराक का शहर नजफ, जहां खामनेई का जनाजा पहुंचा है, उससे उनका 69 साल पुराना क्या रिश्ता है। इस्लाम में नजफ शहर के मायने क्या हैं, क्या अहमियत है। इसके अलावा हम समझेंगे कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपने पिता के जनाजे से क्यों गायब है, कहां है खामनेई के बेटे, और आखिर में वो बात जो ईरान की सरकार छिपा रही है। इसलिए हर परत आज बहुत गहरी है। अगले 10-12 मिनट हमें आपके चाहिए अगर इस कहानी को आप समझना चाहते हैं विस्तार से। हालांकि इस कहानी को हम समझाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा रिश्ता हमसे भी मजबूत कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िए ताकि ये वीडियोस आपको खोजने ना पड़े, इंतजार ना करना पड़े, हम आप तक सीधे पहुंचा दिया करें। और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कमेंट सेक्शन में जाकर जो पहला कमेंट है उसकी लिंक पर क्लिक कर दीजिए, या स्कैन है व्हाट्सएप से कैमरा खोल के स्कैन करके जुड़ जाइए, या फिर सीधे व्हाट्सएप पर जाकर शुभंकर मिश्रा सर्च कर दीजिए और आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाया करेंगे। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि खामनेई का जनाजा आखिर 4 महीने तक क्यों रुका रहा। तो देखिए, तारीख थी 28 फरवरी 2026। आप सब जानते होंगे, अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग का पहला दिन था। तेहरान में खामनेई के दफ्तर पर हवाई हमला होता है और उसमें खामनेई अपने परिवार के 4 लोगों समेत मारे जाते हैं। यही वो जख्म है जो ईरान के करोड़ों समर्थकों के दिल में आज भी कांटे की तरह चुभा हुआ है।
मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया, लेकिन जंग जारी थी। बमबारी के बीच इतने बड़े नेता का जनाजा निकालना मुमकिन नहीं था। जनाजा पहले मार्च में होना था, फिर टल गया। अब आप पूछेंगे कि 4 महीने तक शव कैसे रखा गया? तो देखिए, ईरान की जनाजा कमेटी के प्रवक्ता ने खुद बताया कि खामनेई और उनके परिवार के शव धार्मिक और कानूनी नियमों के मुताबिक पूरी हिफाजत में रखे गए। वो न दफनाए गए न कहीं भेजे गए। फिर 3 हफ्ते पहले ट्रंप और ईरान के बीच में सीज फायर होता है, जिसमें यह तय हुआ था कि समंदर के रास्ते खुलेंगे और 60 दिन में एक बड़ी डील पर बात होगी। जंग रुकते ही ईरान ने वो काम शुरू किया जो 4 महीने से अधूरा था, लेकिन ईरान ने इसे आम जनाजा नहीं रहने दिया। 6 दिन का कार्यक्रम बना, 4 से लेकर 9 जुलाई तक, और इसका रास्ता तेहरान से कोम, इराक के नजफ और करबला से होते हुए मशहद में दफन होने पर खत्म होगा। सरकार ने इस बीच में 5 करोड़ रोटियों का इंतजाम किया। 5 करोड़ यानी पूरी दिल्ली को अगर आप 2-2 रोटी बांट दें तब भी रोटियां बच जाएंगी। तेहरान की 5000 मस्जिदें, 700 स्कूल बाहर से आए लोगों के लिए खुले छोड़ दिए गए। शहर में मुफ्त इंटरनेट पॉइंट लगाए गए हैं और दुकानों को 24 घंटे खुले रहने का हुक्म दिया गया है। यह लक्ष्य रखा गया है कि भीड़ साल 1989 में खुमैनी के जनाजे से भी ज्यादा बड़ी हो। अब खुमैनी के जनाजे का पैमाना भी समझ लीजिए। वो जनाजा इतना बड़ा था कि भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 10,000 से ज्यादा लोग उस दौर में घायल हुए थे। ईरान इस बार उससे भी बड़ी भीड़ चाहता है। यूरोपीय मीडिया ने तो साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ईरान इतिहास का सबसे बड़ा स्टेट फिनरल करने की तैयारी में है। यानी 4 महीने का इंतजार मजबूरी में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ईरान ने उसे मौके में तब्दील कर दिया। अब सवाल है कि किस मौके में, और इसी का जवाब जो है वो नजफ में छिपा है कि खामनेई का सबूत सरहद पार नजफ क्यों ले जाया गया। नजफ दरअसल इराक का शहर है, लेकिन दुनिया के करीब 20 करोड़ शिया मुसलमानों के लिए यह धरती की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, क्योंकि यहां पर इमाम अली दफन है। इमाम अली यानी पैगंबर मोहम्मद के दामाद, जिन्हें शिया मुसलमान पैगंबर का सच्चा वारिस मानते हैं। पूरा शिया इस्लाम इसी मान्यता से जन्मा है और पूरा नजफ शहर इमाम अली के दरगाह के चारों तरफ बसा है। जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन और हिंदुओं के लिए काशी, वैसे ही शियाओं के लिए नजफ शहर है। अब नजफ सिर्फ दरगाह नहीं है, शिया दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला भी है, जहां सदियों से बड़े धर्मगुरु पढ़ते और पढ़ाते आए हैं। इराक के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह सिस्तानी आज भी यहीं रहते हैं, और ईरान की क्रांति के जनक खुमैनी ने भी अपनी जिंदगी के कई साल यहीं गुजारे थे। और इसी शहर से खामनेई की भी एक अधूरी कहानी जुड़ी है। साल 1957 में 18 साल का एक मदरसा छात्र पढ़ने के लिए नजफ पहुंचा था। उसने वहां पर उस दौर के मशहूर आलिम अयातुल्लाह मोहसिन अल हकीम जैसे उस्तादों से तालीम ली और सपना देखा कि वो नजफ में रहकर एक बड़ा आलिम बनेगा। लेकिन उसके पिता ने उसे वापस बुलाकर ईरान के शहर कोम भेज दिया। वही छात्र आगे चलकर ईरान का सुप्रीम लीडर बना और अब पूरे 69 सालों बाद नजफ लौटा है, मगर ताबूत में। जिस शहर में वो जिंदगी बिताना चाह रहा था, उसी शहर की गलियों से उसकी आखिरी विदाई हो रही है। अयातुल्लाह खामनेई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस भावुकता के पीछे केवल इमोशनल एंगल नहीं है, सियासी एंगल भी है, सियासी परत छिपी है। और यही वो परत है जो इस पूरे जनाजे को श्रद्धांजलि से बदलकर एक चाल बना देती है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि खामनेई के जनाजे के पीछे असली चाल क्या, क्यों उसे इराक ले जाया गया? तो देखिए, ये वो बात है जो शायद ही कोई बता रहा हो। शिया दुनिया में सदियों से 2 बड़े केंद्र आपस में आमने सामने रहे, इराक का नजफ और ईरान का कोम, और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। नजफ के धर्म गुरुओं की परंपरा रही है कि धर्म को सत्ता से दूर रहना चाहिए। आलिम का काम पढ़ाना और राह का दिखाना है, हुकूमत चलाना नहीं। जबकि ईरान का ढांचा इसके बिल्कुल उलट है, जहां सबसे बड़ा धर्म गुरु ही देश का सबसे बड़ा शासक होता है। खुद अयातुल्लाह सिस्तानी ने कभी ईरान वाले मॉडल को भी नहीं अपनाया था। अब आप सोचिए, ईरान अपने सुप्रीम लीडर का ताबूत उसी नजफ की गलियों से घुमा रहा है जिसकी परंपरा उसके अपने मॉडल के खिलाफ है। यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये नजफ की विरासत पर दावा है।
ईरान दुनिया के शियाओं को दिखाना चाहता है कि हमारा लीडर इमाम अली की सीधी विरासत का हकदार था और हमारी हुकूमत ही शिया दुनिया की असली रहनुमा है। अब यहां पर आपको एक सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि यही इतिहास का सबसे अजीब मोड़ है। यही इराक है जिससे ईरान ने 80 के दशक में पूरे 8 सालों तक खूनी जंग लड़ी थी। 8 साल सद्दाम हुसैन का वो दौर था जिसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए थे और खुद खामनेई उस जंग के दौरान ईरान के राष्ट्रपति थे। आज वही इराक उनके ताबूत के लिए पूरे देश में छुट्टी घोषित कर रहा है और उसके बड़े नेता लोगों से जनाजे में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यानी जिस देश से जिंदगी भर जंग लड़ी गई, उसी देश ने आखिरी सफर में कंधा दिया। कमाल की बात है ना वक्त की, वक्त कैसे बदल जाता है, सियासत कैसे दुश्मनी को भी इस्तेमाल में बदल देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी चाल जो है वो है शहादत का फ्रेम। नजफ के बाद ताबूत जो है वो करबला जाएगा, जहां पर इमाम हुसैन की दरगाह है, जिन्हें 1400 साल पहले 72 साथियों समेत शहीद किया गया था। करबला शिया दुनिया में शहादत का सबसे बड़ा प्रतीक है और खामनेई के ताबूत को वहां से ले जाकर ईरान उन्हें सीधे इमाम हुसैन की कतार में खड़ा कर रहा है। इसलिए ताबूत पर लाल कपड़ा है, क्योंकि शिया परंपरा में लाल झंडा तब तक नहीं उतरता जब तक शहीद के खून का हिसाब न ले लिया जाए। सरकारी बयानों में भीड़ के अंदर 2 ही नारे गिनाए जा रहे हैं, दुश्मन से लड़ाई और लीडर के खून का बदला। और ईरान का बदला कैसा होता है, इसकी एक मिसाल इतिहास से मौजूद है। साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, तो ईरान ने फौरन बड़ा हमला नहीं किया, बल्कि लंबा खेल खेला। कहा कि असली बदला अमेरिका को इस पूरे इलाके से निकालना है। यानी लाल कपड़ा किसी एक हमले का नहीं, एक लंबी रणनीति का ऐलान हो सकता है। और उस रणनीति की पहली झलक जनाजे के 24 घंटे के अंदर दिखाई पड़ी। खामनेई का जनाजा इराक पहुंचा और जंग शुरू हो गई। और अब इस जंग का असर हम पर, आप पर भी पड़ेगा। आप इस टाइमलाइन को समझिएगा। सोमवार और मंगलवार को ईरान ने हॉर्मुज के समंदर में 3 मालवाहक जहाजों पर हमला किया। एक जहाज कतर का था, एक सऊदी अरब का, और साथ में चेतावनी दी कि हमारे बताए रास्ते से नहीं चलोगे तो सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हॉर्मुज समंदर का वो तंग रास्ता जिससे दुनिया का हर 5वां तेल का जहाज गुजरता है। भारत के लिए भी ये जीवन रेखा है, क्योंकि हमारे आयात होने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से हिंदुस्तान आता है। वहां हमला की खबर आते ही तेल की कीमतों में आग लग गई, और अगर ये रास्ता फिर से लंबा बंद हुआ तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में एक बार फिर पेट्रोल, डीजल, माल ढुलाई, महंगाई, इन सब का बिल आपकी जेब से भी जाएगा। फिर मंगलवार की रात आती है। ताबूत जो है वो नजफ के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री खुद मौजूद थे। इराक के बड़े अधिकारी इस्तकबाल में खड़े थे, और ठीक उसी वक्त अमेरिका ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। निशाने पर था खार्क द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, और बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह। अमेरिकी अधिकारी खुद मान रहे हैं कि जवाब जानबूझकर हैसियत से बढ़ा दिया गया। साथ ही अमेरिका ने ईरान से तेल बेचने की वो छूट भी छीन ली जो सीजफायर की अहम शर्त थी। बुधवार तड़के ईरान ने पलटवार में कुवैत और बहरीन पर मिसाइलें और ड्रोन दाग दी, क्योंकि वहां पर अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। बहरीन में सायरन बजे और लोगों से घरों में छिपने को कहा गया। यानी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं है, ये वापस से कतर से लेकर सऊदी, कुवैत और बहरीन तक पूरा खाड़ी इलाका इसकी चपेट में आ रहा है। लेकिन भारत के लिए चिंता की वजह एक और है। इन्हीं खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर घर भेजते हैं। जिन शहरों में आज सायरन बज रहे हैं, वहां की गलियों में लाखों भारतीय परिवार रहते हैं। और भारत इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खामनेई के जनाजे में भारत सरकार ने अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें बिहार के राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ विदेश राज्य मंत्री भी शामिल थे। इसके बाद बुधवार का दिन आता है। टर्की के अंकारा में नेटो समिट का मंच। वहां ट्रंप ने कह दिया कि मेरे लिए सीजफायर खत्म है, ना कोई डील, ना कोई बातचीत, सब वक्त की बर्बादी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो समझौता ठीक 3 हफ्ते पहले खुद साइन किया था, जो उनकी जुबान से आया था, वो उनकी जुबान से ही दफन हो गया। ईरान ने पलटकर सारा दोष अमेरिका पर डाला कि समझौता तोड़ने वाला वो है जिसने पहले हमले किए और बाद में तेल पर पाबंदी लगाई। अब आप इस पूरी टाइमिंग पर गौर कीजिए। जिस हफ्ते ट्रंप नेटो के मंच पर दुनिया के नेताओं के बीच बैठे थे, उसी हफ्ते ईरान ने समंदर में जहाज जलाए। जानकारों का मानना है कि ईरान ट्रंप को उन्हीं के मंच पर नीचा दिखाना चाहता था, ये कहकर कि तुम अपने समिट में तेल के रास्ते की सुरक्षा पर भाषण दो और हम वो रास्ता बंद करके दिखा देंगे। जनाजा हमले और नेटो समिट
तीनों का एक ही हफ्ते में होना इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी बिसात लगता है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने आपसे शुरू में पूछा था कि ताबूत इराक पहुंचते ही सीज़फायर क्यों खत्म हुआ? जवाब, क्योंकि यह जनाजा ईरान की ताकत का खुला ऐलान था। ईरान मानो अमेरिका को बता रहा था कि हम झुके नहीं हैं और हमारा असर सरहद पार तक है। हॉर्मुज़ के हमले उसी ऐलान पर अमल थे। अमेरिका ने उस अमल का जवाब 80 ठिकानों पर बमों से दिया और 3 हफ्ते पुराने सीज़फायर को इसी टकराव में खत्म कर दिया गया, वो दम तोड़ गया। यानी ताबूत का इराक जाना और सीज़फायर खत्म होना दो अलग खबरें नहीं, जैसा हमने कहा था, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि खामनेई के जनाजे में एक सवाल जो दुनिया के सभी लोगों के मन में आया वो ये था कि खामनेई के जनाजे से ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां गायब है। खामनेई की मौत के बाद आपको याद होगा उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को गद्दी मिली थी। वही मुश्तबा मार्च से लेकर आज तक एक बार भी लोगों के सामने नहीं आए। अपने पिता के जनाजे तक में वो दिखाई नहीं पड़े, जबकि बाकी तीनों भाई वहां मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह उनकी हत्या खतरा है और ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि मार्च में ही ईरान के सुरक्षा प्रमुख की हत्या हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि मुश्तबा मौत के निशाने पर है, लेकिन कहानी सिर्फ सुरक्षा की नहीं है। जिस हमले में अयतुल्लाह खामनेई मारे गए थे उसी आग और मलबे के बीच कहा जाता है कि मुश्तबा भी घायल हुए थे और उस हमले में उनकी पत्नी और बेटे की भी जान गई थी। यानी जिस दिन उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक कुर्सियों में से एक कुर्सी मिली उसी दिन उनका लगभग पूरा परिवार उजड़ गया था। और यही कहानी में एक पेच है। दो कहानियां आमने सामने आकर खड़ी होती हैं। ईरान की सरकार कहती है कि मुश्तबा को लगी चोट मामूली थी, बस 2-3 टांके लगे और उसी रात वो अस्पताल से घर गए। लेकिन बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्ट्स जो खुद ईरानी अधिकारियों के हवाले से छपी है वो कुछ अलग कहानी बयां करती है। उसके मुताबिक मुश्तबा के पैर की 3 सर्जरी हो गई है और वो नकली पैर के इंतजार में है। उनके चेहरे पर गहरे जख्म हैं और जलने की वजह से बोलने में तकलीफ है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो अपने पिता के जनाजे में आना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने साफ साफ मना कर दिया। सच इन दोनों कहानियों के बीच में कहीं है, या है भी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 4 महीने में मुश्तबा की एक तस्वीर, एक वीडियो, एक आवाज भी सामने नहीं आई। उनके सारे बयान लिखे हुए कागज के होते हैं जिन्हें सरकारी टीवी के एंकर पढ़ते हैं। और सबसे हैरान करने वाली डिटेल, रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा तक संदेश हाथ से लिखी चिट्ठियों में, बंद लिफाफों में, कुरियर की एक चेन के जरिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों तक पहुंचाए जाते हैं ताकि कोई सिग्नल पकड़कर उनका ठिकाना ना खोज पाए। बड़े फौजी कमांडर तक उनसे मिलने नहीं जाते, इस डर से कि पीछा करके इजराइल उन तक पहुंच जाएगा। सवाल फिर देश चला कौन रहा है? ईरान किसके हाथ में? रिपोर्ट्स कहती है कि जंग, सुरक्षा और कूटनीति के असली फैसले इन दिनों फौज के बड़े जनरलों गुट ले रहा है और मुश्तबा एक तरह से मुहर लगाने वाले चेयरमैन बनकर अभी है। अगर ये सच है तो अमेरिका से जंग के मुहाने पर खड़े देश की कमान असल में उनके जनरलों के हाथ में है, जिनके लीडर का ताबूत अभी नजफ की गलियों में घूम रहा है। अब आखिर के इस पूरे सेक्शन में एक लाइन याद रखिए, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो जंग भी लड़ रहा हो और जिसका सबसे बड़ा नेता 4 महीने से किसी ने देखा ना हो। सवाल, क्या खामनेई के जनाजे में भी कुछ छिपाया जा रहा है? ये इस कहानी की वो आखिरी परत है जो आपको हैरान करेगी, क्योंकि जो कोई खामनेई के जनाजे की ये बड़ी भीड़ देख रहा है वो ये सवाल कर रहा है। ईरान के बाहर बैठे विपक्षी मीडिया का दावा है कि तेहरान में नगर निगम के कर्मचारियों को आदेश भेजकर जनाजे में भेजा गया। ये भीड़ पूरी तरह अपने आप नहीं उमड़ी। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक कहती हैं कि इतने महीने बाद ताबूत में असल है क्या। हालांकि ये दावे हम आपको बता दें सारे विरोधी खेमे के, इनकी पुष्टि नहीं होती है, इसलिए आखिरी सच मत मानिए। लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि जनाजा जितना धार्मिक है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक भी। एक जानकार ने इसे एक लाइन में यूं कहा कि धार्मिक कपड़ों में लिपटा हुआ ये राजनीतिक इवेंट है जिसका मकसद घर में हुकूमत की पकड़ दिखाना और बाहर दुश्मन को डराना है। और शायद सच भी इन्हीं दोनों के बीच में है। करोड़ों लोगों का दुख असली है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन उस दुख को जिस तरह सजाकर, घुमाकर और दुनिया को दिखाकर इस्तेमाल किया जा रहा वो एक कैलकुलेटेड हिसाब किताब है। और इसीलिए सवाल कि खामनेई के दफन होने के बाद आगे क्या होगा। खामनेई का ताबूत 9 जुलाई को उनके जन्मस्थान मशहद पहुंचेगा और वहां पर उन्हें दफना दिया जाएगा। दुनिया की नजर इस बात पर है कि दफन के दिन ईरान बदले का कोई बड़ा ऐलान करता है या फिर नहीं।
क्या दफन होने के दिन मुश्तबा खामनेई पहली बार दुनिया के सामने आएंगे? दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही सूरतें भारी हैं। अगर मुश्तबा सामने आए तो 4 महीने की सारी अटकलों से पर्दा गिर जाएगा और ईरान की कमान का चेहरा दुनिया देख लेगी। अगर नहीं आए तो लगभग मुहर लग जाएगी कि ईरान की असली ताकत जनरलों के हाथ में है। उधर हारमूज में हर जलता जहाज तेल के बाजार को बेचैन कर रहा है और ये बेचैनी भारत के पेट्रोल पंप तक भी पहुंच रही है। एक ताबूत की यात्रा ने 2 देशों की जंग को दोबारा जिंदा किया है और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये भी है कि जो हुकूमत अपने लीडर की मौत को इतनी बारीकी से इस्तेमाल कर सकती है, सोचकर देखिए वो उसके बदले को कैसे इस्तेमाल करेगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ताबूत की यात्रा नहीं है, ये एक देश की आस्था है, एक हुकूमत की चाल है और शायद एक नई जंग की शुरुआत भी, जनाजे से वॉर 2.0 की। आपको क्या लगता है, क्या यह जंग अब पूरी तरह भड़केगी या ट्रंप आखिरी वक्त पर फिर पलटकर कोई डील करेंगे? आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो की जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ हर विषय को आपके सामने रखें ताकि आप उस विषय की गहराई को समझें और विस्तार से आपको जानकारी मिल सके। मतलब दोस्तों सोचिए आप, जो ईरान इराक से हमेशा चढ़ा हुआ रहता था, हमेशा उन लोगों की आपने देखा ही होगा कि 1995 से लगभग 2004 तक इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा भयानक युद्ध चला और वो भी आज उनके दुश्मन देश के सरबराह आयतुल्लाह अली खमीनी के जनाजे को उनके देश में आने दे रहा है और वो एक तरीके से दोस्त हो चुके हैं। उनके जो बड़े इराक के बड़े बड़े जो अधिकारी है वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी आइए, शामिल होइए। यानी कि उन लोगों का एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि पैचअप हो चुका है अब, और उसकी वजह है अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ उनका जो 2-3 महीनों से जो चल रहा है वो मेन कारण मुझे लग रहा है। और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो आजकल हो रहा है, ये बम मार रहा है, ईरान बम मार रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि हम ऐसा करेंगे, मतलब कि ये चीजें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और आगे भी पता नहीं होगा क्या। हर तरफ यही माहौल चल रहा है और फिर से इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से ये जो युद्ध है ये शुरू होगा। तो अंत में और बीच में भी मुश्किलें बाकी देशों की बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया जैसा मुल्क जो कि लगभग 60 से 70% इसी ट्रेड के ऊपर निर्भर है, वहां से हमारा कच्चा तेल वहां से आता है और ये अगर फिर से ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इंडिया में देखने को मिलेगी। चाहे वो घरेलू उपयोग का गैस हो, उसमें भी उसकी भी कीमतें बढ़ती हुई हमें दिखेंगी और ये मामला कब खत्म होगा पता नहीं। और इससे आगे मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। ये भी ईरान इजराइल का जो शुरू हुआ वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये जो लॉबी है, असल में जो हथियारों को तैयार करने और बेचने वाली जो लॉबी है, उनका बहुत बड़ा ये कारोबार है, ये खत्म ना हो। इस वजह से ये जंगे, इस तरीके के युद्ध कभी भविष्य में रुकेंगे नहीं और ये चलते ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये अब ईरान आज 9 तारीख है, आज के दिन क्या कुछ करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और सच में अगर देखा जाए तो ये जो बड़े देश है, इन लोगों ने सिर्फ अपना फायदा देखा है और ये आगे भी फायदा ही देखेंगे। चाहे छोटे छोटे देशों में, जिस तरीके से ईरान है, इराक है, ईरान में लगभग वहाँ की महंगाई इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आगे चली गई है और उनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया हुआ है। और हालांकि दोनों चीजें हमें देखनी चाहिए, उन लोगों की भी कुछ गलतियां थी, लेकिन आने वाला कल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा भयानक होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये चीजें अगर और ज्यादा फैली और अमेरिका और ईरान के बीच में अगर फिर से पैचअप नहीं हुआ तो ये युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ईरान फिर से जवाबी हमला करेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहते। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।